हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT सिविल स्टेप। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET का एग्ज़ाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जिसके बिहाफ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर द +2 क्लास। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ यू वांट टू गो फॉर योर एकेडमिक्स लाइक योर BSc के लिए या BA के लिए आप जाना चाहते हैं। सो जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्लैरिफाई नहीं कर लेते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम आफ्टर योर +2 क्लास। क्लियर है? सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका PYQ, दैट इज़ योर 2023 में जो आपका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, उसको हम यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हम क्या करेंगे, डिटेल में डीप में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, क्या उसके पीछे की केमिस्ट्री है, क्या उसके पीछे का फॉर्मूला है। क्लियर? और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना या उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक तो हमें उसके लेवल का पता चल जाता है, साथ में हमें एनालिसिस हो जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मेरा लास्ट सेशन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉपर सिलेबस जो है वो डिटेल में स्टडी करवाया था। उसके रिगार्डिंग हमने वहाँ पे क्वेश्चंस भी देखे थे कि किस तरीके से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं आपके CUET एग्जाम की और उसमें आपके केमिस्ट्री के पोर्शन की, तो 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पे हम सारे के सारे 50 क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जहाँ पे हम PYQ का डीप एनालिसिस करेंगे। एंड सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, CUET सिविल स्टेप के द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है 15 अप्रैल 2024 से फ्री बैच, जो कि आपका लाइव रहेगा, जिसमें आपको डेली अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो क्लासेस देखने को मिलेंगी। दैट इज अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल कि किस टाइम पे आपकी कौन सी क्लास रहने वाली है। और ये बैच जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई फीस नहीं इसके लिए चार्ज की जाएगी। और इसी क्लास के साथ आपको बाद में जो है वो इसके क्लास नोट्स दैट इज स्पेसिफिक टू योर क्लास, उसके बाद उसके MCQs, कॉमर्स सब्जेक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जर्नल टेस्ट, ह्यूमैनिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो आप प्लीज़ डेट नोट डाउन कर लो, दैट इज़ 15 अप्रैल से ये क्लासेस जो हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। क्लियर? इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन क्या था, दैट इज द कंपाउंड इज यूज्ड एज। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो देखो, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड इट्स नेम इज व्हाट, दिस इज नॉन एज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या थे, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक्स है, पेस्टिसाइड है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो हम अप्लाई करते हैं अपने वाउंड्स पे। अगर हमें कोई जख्म हो गया है, कहीं चोट लगी है, तो वहाँ पे जो आपके पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए आप इनका क्या करते हो, यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे आपके पास एंटीसेप्टिक में क्या आ जाता है, दैट इज़ योर डिटोल आ जाता है, या फिर आप सेवलन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं व्हाट इज एंटीबायोटिक, देन इट इज यूज टू किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के जो है वो काम आता है। एंटीसेप्टिक में ये है कि आप इसको इनटेक नहीं कर सकते हैं, इट शुड बी अप्लाइड ऑन द स्किन। और एंटीबायोटिक्स एज अ मेडिसिन हमारे पास काम करती है, जिसको हम इनटेक करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा रहता है, दैट इज योर पेंसिलिन, दैट इज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद अगर मैं एनाल्जेसिक की बात करूं, तो ये आपके पास किस तरीके की दवाइयां होती हैं, जो आपके फीवर को तो साथ में कम करती हैं, बट साथ में जो है ये पेन रिलीविंग ड्रग्स जो है वो इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और पेस्टिसाइड्स की बात करूं तो खेतों में जो भी आपके एक्स्ट्रा वीड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, उनको किल करने के लिए आप किसका यूज करते हो, पेस्टिसाइड का यूज करते हो। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपके पास दिया गया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे आप किस नाम से जानते हो, एस्पिरिन के नाम से भी जानते हो। और एस्पिरिन हम कब खाते हैं, जब हमें पेन हो रही होती है। सो दैट इज व्हाई दिस इज केम अंडर द कैटेगरी ऑफ द मेडिसिन दैट इज नॉन एज द एनाल्जेसिक। सो यहाँ पे क्या सही आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर।
क्लियर है ये बात? एस्पिरिन की दवाइयाँ आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पे केमिस्ट्री की फॉर्म में और जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो किस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज द रिएक्शन, कि क्या रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड की जब रिएक्शन होती है तो आपके पास वहाँ पे एस्पिरिन और साथ में बाय प्रोडक्ट कौन सा निकलता है, दैट इज एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर? सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट चलेंगे। So this is your question number 2, that is from your electrochemistry. And what is the question? The small amount of calcium difluoride is added in electrolytic reduction of aluminum trioxide dissolved in fused cryolite. तो वो बोल रहा है कि जब भी आप Al2O3 में रिडक्शन कर रहे हैं और वहां पे आप कैल्शियम फ्लोराइड को ऐड करते हो क्रायोलाइट में, तो किस तरीके की ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलती हैं। एंड यू हैव टू ऑप्ट द करेक्ट आंसर हेयर। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, दैट इज टू डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एट एनोड। अब देखो नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, या फिर फ्यूज्ड मिक्सचर कंडक्टिंग के लिए, या फिर फ्यूजन टेम्परेचर को लो करने के लिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, एक साइड हमारे पास रहता है एनोड, एक साइड हमारे पास क्या रहता है, कैथोड रहता है, जो मैं जर्नल अभी आपके पास बात कर रही हूँ। ठीक है, अब एनोड में हमारे पास क्या रहता है, नेगेटिव साइन, कैथोड में हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आपके पास क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन आपके पास क्या होता है, दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब दीज कंपाउंड्स आर नॉन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, और ये किस तरीके से जाने जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब भी आपको कोई भी मेटल प्रोड्यूस होगी तो वो आपको जो है एनोड की साइड देखने को मिलेगी, और कैथोड साइड जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, हमेशा हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर? सो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे बात करूँ तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज योर फोर्थ, कि सी और डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, कि इसका यूज किया जाता है टू मेक फ्यूज्ड मिक्सचर फॉर द कंडक्टिंग एंड टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग। क्लियर? ये चीजें आप कब पढ़ोगे, जब आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आएगा, वहां पे जब आप चीजों को मिक्स करेंगे तो वहां पे जाके आप इन चीजों को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्रायोलाइट क्या, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है, और वहां पे आप क्या कर रहे हो, Al2O3 को उसमें से बाहर निकाल रहे हो और उसमें ऐड किया जाता है कैल्शियम फ्लोराइड को। क्यों? ताकि एक तो हम वहां पे फ्यूज्ड मिक्सचर बना सकें जो कंडक्टिंग के काम आता है, और दूसरा कि हम वहां पे फ्यूजन टेम्परेचर को क्या कर सके, कम कर सकें। क्योंकि क्या होता है, फर्नास में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस चीज को कम करने के लिए आप यहाँ पे इस एलिमेंट का यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का मिक्सचर जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलता है। डन? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब ऑप्शंस बाद में देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले निकल CN4 2 नेगेटिव को अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, निकल का एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। तो दिस इज योर 28 हैविंग 3D8 4S2 आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो क्या आ जाएगी, हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज आपके पास क्या आएगा, 3D8 सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। सो आई कैन राइट इट हेयर लाइक दिस इज योर निकल, आई कैन से कि मैं सिंपल चलूंगी, अभी निकल 2 पॉजिटिव है आपके पास, और कितना सिस्टम था आपके पास, D8 था। तो मान लो दिस इज योर D सिस्टम, दिस इज योर S सिस्टम, दिस इज योर P सिस्टम। D में हमारे पास रहते हैं 5 ऑर्बिटल्स, मैं सिंपली लिखूंगी अभी 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, इसके बाद 8 थे, 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इस तरीके से हैं। अब इसके साथ जो ये लीगेंड लगा है साइनाइड, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, जिसे आप लो स्पिन भी कहते हैं। और इनका काम क्या रहता है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, पेयरिंग में आपके पास हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई कैन से कि जब आपका नेक्स्ट यहाँ पे आएगा निकल मतलब साइनाइड भी साथ में आपके पास आ जाएगा, दिस इज योर साइनाइड 4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में थे ये तो पेयरिंग में हो जाएंगे, बट
साइनाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड में प्रेजेंट थे, अब किस में प्रेजेंट हो जाएंगे, पेयरिंग में। तो मतलब कि यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा। इसके बाद आपका एक बॉक्स जो है वो एस का रहेगा, तीन यहाँ पे जो है वो पी ऑर्बिटल के रहेंगे। कितने साइनाइड्स आपको ऐड करने हैं, 4। तो दिस इज योर फर्स्ट साइनाइड, दिस इज योर सेकेंड साइनाइड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी यहाँ पे, DsP2, क्योंकि ये D का था तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन बनी वो यहाँ पे क्या आएगी, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो आई कैन से कि जो आपका D ऑप्शन है उसका कौन सा आ रहा है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो सबसे पहले हो गए कैंसल। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं अब चलूं आपका कोबाल्ट F63 नेगेटिव से, तो देखो आपके पास क्या है, इस तरीके का है कोबाल्ट F63 नेगेटिव। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर रहता है 27, जहां पे आपको 3d7 4s2 देखने को मिलता है। एंड आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, D6 सिस्टम बन जाएगा। अगर ये D6 बन रहा है तो मतलब 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपको फ्लोरीन की तरफ देखना था कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या रहता है, हाई स्पिन रहता है, यहाँ पे पेयरिंग आपके पास नहीं होती है, जिसकी वजह से आई कैन से कि ये आपका एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 5 यहाँ तक, मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके बाद ये रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो एक यहाँ पे ये हो गया और उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो आई कैन से हेयर द राइट आंसर इज 4, जहाँ पे ए का आपके पास रहेगा sp3d2 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो 6 फ्लोरीन थे, 1 2 3 4, इसके बाद आपके पास आ जाएगा डी, जिसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स और हो जाएंगे, जिसकी वजह से sp3d2 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप बाकी की चीज़ों को भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है। सो एक बार आई होप जब क्लासेस करेंगे तब हम इन सब चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि कोई डाउट है, ठीक है, तो एक बार कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव का करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में आएगा, तो D7 रहता है। आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द 3 यू विल गेट द D6 सिस्टम। ठीक है। अब अमोनिया के केस में भी आपके पास क्या होगा, रिएक्शन जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो D2sp3 को जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अमोनिया के केस में पहले क्या था, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया 6। ठीक है। अब क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ये दोनों पेयरिंग में आ जाएंगे, ये दोनों पेयरिंग में आ जाएंगे। और क्योंकि डी ऑर्बिटल में आपके पास जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये एम्प्टी हो गया, आगे एस का पड़ा है, आगे 3 जो है वो पी के पड़े हैं। कितने अमोनिया सब्स्टिट्यूट करने थे, 6। तो दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई हमारे पास, दैट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपने देखा बी का आपके पास क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे सही रहेगा। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है CFT से। ठीक है। तो इन चीजों को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। तो मैं सबसे पहले जैसे बात करूंगी क्लोरोक्सिनॉल और टर्पिनॉल आपके पास क्या होता है, सो दिस इज नॉन एज द डिटोल जो है वो इसे कहा जाता है। ठीक है। अब डिटोल आपके पास कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इट इज योर व्हाट, दैट इज एंटीसेप्टिक। पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सो आई कैन से बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। एस्प्रिन की अगर मैं बात करूं तो एस्प्रिन कैसे काम करता है, दैट इज योर एनाल्जेसिक। एंड आइप्रोनिजाइड जो है वो आपके क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स की फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। सो अब देख लो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, योर ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। तो जो आपके बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी भूल के नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे ये है कि जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, मान लिया कि वहाँ पे ऐसा कोई रिएक्शंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो आप वहाँ पे अपना गेस नहीं मार सकते, क्योंकि फिर क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर। सो हियर
द राइट आंसर आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन 2। अगर मैं क्लोरियोक्सिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो इस तरीके का रहता है, अल्फा टर्पिनॉल का इस तरीके से रहता है। तो थोड़ा सा लेवल हाई करने के लिए वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट वन, ओके इसके साथ मुझे आपको एक और चीज बतानी थी कि जो पेंसिलिन रहता है ना, उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। यहां से भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसमें मेन कंटेंट जो है वो आपको किस एलिमेंट का देखने को मिलता है। तो सल्फर का कंटेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is your question number 5. That is the direct question from the chapter metallurgy, and the question is this: zone refining is mainly used for. जोन रिफाइनिंग का यूज किस लिए किया जाता है? देखो हमारे पास ना मेटलर्जी में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, लाइक मॉन्ड प्रोसेस है, जोन रिफाइनिंग है, इसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन आपको देखने को मिलती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस हियर जहाँ पे आपको बताना है कि किस विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट जो है वो आप कौन सी प्रोसेस का यूज वहाँ पे करेंगे। सो आई कैन से दैट हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज गैलियम जो है वो जब एक्सट्रैक्ट की जाती है उसके ओर से, तो आप वहाँ पे यूज करते हो जोन रिफाइनिंग। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो देखो जोन रिफाइनिंग का मतलब क्या है कि एक जोन की क्रिएशन हमें करनी है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास एक रोड होगी, इसमें क्या होगा, एक सर्कुलर हीटर जो है वो यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। दिस इज योर मोल्टन जोन जहाँ पे इंप्योरिटीज भी रहेंगी, और जैसे ही आप इसमें से पास करेंगे तो इंप्योरिटीज जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, और गैलियम को हम आगे जाके क्या कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। क्लियर? ये चैप्टर जो है वो आपका ज़्यादा नहीं है, मोस्टली आप लेके चलो कि 1 घंटे भी अगर आप इस चैप्टर को देते हो तो बहुत आराम से ये चैप्टर जो है वो कवर किया जा सकता है। सो द राइट आंसर हियर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेफिनेटली श्योर रहता है कि क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो देख लो क्या बोला है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट? तो सबसे पहले अगर मैं मास ऑफ द सॉल्यूशन की बात करती हूँ, स्टार्टिंग से करते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 100 ग्राम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना हो जाएगा, तो दैट इज योर गिवन 2% है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2% को आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दैट इज 2 ग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना हो जाएगा, तो 100 - 2 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 98 ग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो ये तो थी बेसिक, जो सबसे पहले आपको क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है आपने वो चीज देखी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन थी कि वेपर प्रेशर जो है वो किसका गिवन है आपको, बिल्कुल प्योर, ठीक है। एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ, जहां पे लिखा है देखो ये लिखा है ना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ दिस। अब इस लाइन का मतलब क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो आपका किसके बराबर रहता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर रहता है। और 1 एटमॉस्फेयर में उसकी वैल्यू आपको किसके तरफ देखने को मिलती है, दैट इज 1.013 बार के आसपास जो है उसकी वैल्यू आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ तक हो गया। नाउ आपको क्या करना है, अब आपका मेन फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर रॉल्स फॉर्मूला या रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई क्या रहता है यहाँ पे, पी नॉट, विच इज इक्वल्स टू योर मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे फॉर्मूला पता होना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट विल योर W2 ओवर W1 इंटू M1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका M2, ठीक है। सो यहाँ पे अब करो वैल्यूज पुट, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी थी, प्योर की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 1.013, और ऐसे प्रेशर कितना दिया गया है, 1.004 दिया गया है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.013। अब देखो W2 वेट जो है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज वो सॉल्यूट का आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे मास की बात करूँ तो किसका मास चेक कर रहे थे, वाटर का चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर मास निकालना था M2, और साथ में W1 जो है वो आपका सॉल्वेंट का आ जाएगा, दैट इज योर 98 ग्राम्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर द प्लस और माइनस यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द M2 वैल्यू, विच इज बिकम्स इक्वल्स टू, M2 इज इक्वल्स टू 41.35 ग्राम पर मोल जो है वो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ना एक सॉल्यूशन है KMnO4 का, विच इज रिड्यूस टू वेरियस प्रोडक्ट्स, जहां से आपको PQR देखने को मिलेगा और वो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर प्रेजेंट है, पीएच के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, जब लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, कलरलेस सब्सटेंस होगा, मतलब कि यहाँ पे चीज क्या फॉर्म हो रही है, एसिडिक कंडीशन है। pH इज इक्वल्स टू 7 है तो वहां पे क्या हो रहा है, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि चीजें कैसी हैं, न्यूट्रल मीडियम में एग्जिस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है pH इज ग्रेटर देन 7 और वहां पे ग्रीन कलर की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब कि आपका मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सिर्फ ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। और ये सबसे ज्यादा मैंने जब भी बच्चों को ये वाला चैप्टर करवाया है आपका, मतलब ये KMnO4 आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन 1, क्योंकि जैसे अभी तो क्वेश्चन उन्होंने कलर्स पे ऊपर पूछा है, कभी कभी ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पूछा जाता है कि एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बेसिक में और न्यूट्रल में कितने। क्वेश्चन अब देखना किस तरीके से है, अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करती हूँ तो वहां पे हमारे पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एल्केलाइन में आपके पास 1 रहता है और न्यूट्रल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, एंड आई होप सो, और मैं थोड़ा बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि अब की बार क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पूछ लिए जाएं, तो ये रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप देख सकते हो कि एसिडिक में Mn2 पॉजिटिव था, फिर आपके पास MnO2 न्यूट्रल में थे, और MnO4 2 नेगेटिव आपका कहाँ पे आया था, बेसिक मीडियम में आया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is your question number 8. Molecules are the constituent particles of the molecular solid. Identify the molecular solid amongst the following. तो आपको इसमें से क्या फाइंड करना है, molecular solid को फाइंड करना है। तो कार्बन तो हमारे पास क्या एक सिंपल एलिमेंट है, आयरन क्या है, सिंपल एलिमेंट है। NaCl की बात करूँ तो ये हमारा कैसे ब्रेक डाउन होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये हमारे पास कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। तो बच्चा क्या है यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल्स आपके आएंगे दैट इज ऑप्शन 1 इज नॉन एज द मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो इसे कहा जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है, सल्फर S8 है। तो यू कैन से कि दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन एज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डीप में जाऊं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, पोलर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होते हैं। जहां पे अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करूं तो जब भी हाइड्रोजन आपका किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। उसके बाद नॉन पोलर क्या होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स वाले होते हैं। पोलर क्या होते हैं, दैट इज योर होमोएटॉमिक जो रहते हैं, दैट आर नॉन एज द पोलर एंड द नॉन पोलर। नेक्स्ट चलेंगे। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस डायरेक्ट रिएक्शन दी गई है यहाँ पे कि किस चीज से आपको उसकी फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही चलूँ यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, NaCl जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर NaCl बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, दिस इज योर CH3 कार्बन, CH3 और अगर आपका सोडियम बाहर गया है तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा ये CH2 CH3 की फॉर्मेशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। सॉरी मैं ऑक्सीजन लगाना भूल गई क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी था। सो हेयर यू विल गेट द ऑक्सीजन। सो आई कैन से हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 जो है वो सही रहेगा क्योंकि पहले ही केस में ये बन गया। सो आई कैन से हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। दिस इज योर 10th, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl गिव्स। तो जब भी आप NaCl को, जो आपका मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी आपका एक पिघली हुई स्टेट में प्रेजेंट है, तो वहां पे जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको एनोड साइड क्या मिलेगा, कैथोड साइड क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है।
ठीक है, तो आई कैन से दैट कि जैसे मैंने ना आपको एक चीज़ कही थी कि जो आपका कैथोड रहता है ना, तो कैथोड पे आपको एक तो हाइड्रोजन तो मिलती है जो कि गैस है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो प्योर मेटल्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे बात NaCl की करी जा रही है तो सोडियम उसमें से क्या है, प्योर मेटल है। सो आई कैन से कि सोडियम आपको कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा, और जो आपका क्लोरीन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, एनोड की तरफ उसकी फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगी। सो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, दैट इज योर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो अगर किसी को नहीं भी अपनी रिएक्शन लिखनी है, वो डायरेक्टली इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन को समझ सकता है। अब यहाँ से देखो कि कैसे रिएक्शन की गई है। तो जैसे कहा कि एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस में साइन उल्टे रहते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन ही हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैथोड में नेगेटिव है, रिडक्शन होगी तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ओवरऑल रिएक्शन को करोगे तो इस तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। विच टू ट्रांजिशन मेटल आयन हैज सेम 3D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो मैं यूं कहूंगी कि जो भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल वाला चैप्टर है ना, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपने 1 से लेके 30 तक सारे के सारे एटॉमिक नंबर्स को याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सिंपल आता है, बट इफ यू डोंट नो द एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख पाएंगे और वहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं है। अगर मैं बात करूं, देखो मैग्नीज की बात करिए, पहले कॉमन समझा देती हूँ। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d5 4s2। अब क्या बोला गया था यहाँ पे, मैग्नीज 3 पॉजिटिव की बात करी जा रही है। पॉजिटिव का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो देखो 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, D4 सिस्टम बन गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है Fe2 पॉजिटिव की बात करूं तो सिंपल आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d6 4s2, क्योंकि 26 एटॉमिक नंबर रहता है। 2 पॉजिटिव बोला है तो यहाँ पे बन जाएगा D6 सिस्टम। Mn2 पॉजिटिव की बात करूं तो अब आपको यहाँ से 2 हटाने थे तो क्या बन जाएगा, D5 सिस्टम बन जाएगा। आयरन 3 पॉजिटिव की बात करूं तो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहां से 2 तो गया, 1 यहां से गया, तो मतलब ये बन गया आपका D5 सिस्टम। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करूं, देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, बट यहाँ पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है, दैट इज 3d5 4s1, जबकि होनी चाहिए थी 3d4 4s2। लेकिन आपका वही कॉन्सेप्ट है कि हाफ फिल ज्यादा स्टेबल होती है, हाई एनर्जी एक्सचेंज रहता है, दैट इज वाई दिस इज योर स्टेबल वन। सो क्रोमियम 3 पॉजिटिव बोला गया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, तो क्या बन गया, D3 सिस्टम बन गया। क्वेश्चन में पूछा गया था सेम 3D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस किस केस में होगी, तो मैग्नीज और आयरन 3 पॉजिटिव के केस में रहेगी। तो कौन कौन से ऑप्शन थे ये आपके पास, C और D। तो देख लो C और D कहाँ है, दैट इज योर ऑप्शन 3। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 3 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं चीजों के ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछे जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि ट्रांजिशन मेटल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट बनता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, सेकंड बनता है आपका बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट इज जब आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड क्वेश्चन आपको बनता है कि आपको मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताना होता है, जो आपको फिर से वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको वाटर के लिए। तो दिस इज योर गॉड्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आपके पास रहेगा वहां पे आप लैम्डा एम HCl का करोगे, ठीक है, मतलब सबसे पहले आपका क्या रहेगा, लैम्डा एम HCl रहेगा, फिर उसमें आप प्लस कर दोगे अपना क्या, दैट इज योर NaOH को, ठीक है, और इसी के साथ NaOH के बाद आपका आ जाएगा NaCl, जिसे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जब आप इस तरीके से रिएक्शन करोगे, देखो होता क्या है यहाँ पे ना, हमें इस तरीके से लिखना होता है, लैम्डा MH पॉजिटिव प्लस लैम्डा MCl नेगेटिव, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जब आप ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे वाटर के लिए, तो ये आपके पास किस तरीके से वाटर बन जाएगा यहाँ से। तो देखो इस तरीके की रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन
2 में। तो इस तरीके से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वाल्श लॉ यहाँ पे आप जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो आपके पास क्या है, सही आंसर है। सो दिस इज होल द एक्सप्लेनेशन, जिस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे की गई है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दैट इज योर 13th क्वेश्चन। अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ कॉपर रोड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड टिन रोड इन 1 मोलर टिन क्लोराइड सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दैट इज इन पॉजिटिव एंड टिन का नेगेटिव में है। ईएमएफ ऑफ द सेल को फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट कि ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस तरीके से आप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, देखो अब पता कैसे चलेगा कि कैथोड और एनोड पे, तो कॉपर आपका एक अच्छा मेटल है, सो आई कैन से वो कैथोड पे मिलेगा तो 0.34। अगली वैल्यू क्या थी 0.14, और इसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 0.34 प्लस 0.14, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो 0.48 वोल्ट के आसपास आपकी वैल्यू आ रही है। सो यस, हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से श्योर रहता है कि ईएमएफ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। इसी के साथ यहाँ पे बैटरी वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फ्यूल्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, this is your question number 14. On passing ammonia gas through a deep solution of the copper sulfate, a deep blue solution is obtained and the deep blue color of the solution is due to the formation of, इन शॉर्ट पूछा जा रहा है कि जो कॉपर सल्फेट किसी भी लिगेंड के साथ जब मिलता है और वहां पे आपको क्या होता है, एक बहुत अच्छे गहरे नीले रंग की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो वो किस वजह से आपके पास होता है। तो आई कैन से कि अमोनिया गैस पास हो रही थी। ठीक है, तो आपके पास क्या था, NH3 था, और किस में से पास हो रहा था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। बट अभी हम नॉर्मल चलेंगे कि अमोनिया को सबसे पहले वाटर से पास करवाया, आपके पास क्या बन गया, वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिली। उसके बाद आई कैन से दैट कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आपके पास इसमें क्या डाला जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वहां पे डाला जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, और अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4 की फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक भी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सुंदर ब्लू कलर की पीपीटीज की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि अभी तक क्या है, कम लाइट ब्लू है। इसी के साथ आप क्या करोगे नेक्स्ट यहाँ पे कि जो आपका ये कॉपर हाइड्रोक्साइड था, मैं इधर ही लिख रही हूँ डायरेक्ट, और इसमें आप फिर से और ज़्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दोगे, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉपर NH3 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आई कैन से यहाँ पे डीप ब्लू कलर जो है वो आपके पास फॉर्म होगा। सो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पे ऑप्शन 2 आपके पास क्या है, सही आंसर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, इस तरीके का कलर आता है आपके पास वहां पे, तो दिस इज फॉर अकेले कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से, ये आता है आपका पूरा कॉम्प्लेक्स की वजह से, जहां पे इंटेंस कलर की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ ये रही आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन जो मैंने अभी आपको करके बताई। नेक्स्ट चलेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिसिटी इन एक्विस मीडियम 4। तो आपको यहाँ पे बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या है, अमोनिया है, फिर आपके पास से 3 कार्बन है, फिर आपके पास स्टीरिक हिंट्रांस भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। तो एक बात तो श्योर है कि अमोनिया क्या रहता है, सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर रहता है। तो मुझे लगता है ना ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। द करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिसिटी के बारे में पूछा गया है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे क्या सही आंसर हो सकता है। देखो अमोनिया ना सबसे पहले रहता है, उसके बाद ना स्टीरिक हिंड्रांस के ऊपर फैक्टर आ जाता है। और देखो बेसिसिटी के बारे में पूछा गया है, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगा वो उतना ही अच्छा बेसिक रहेगा। अगर मान लो कि आपके पास कोई भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फर्दर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो आई कैन से कि प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। इसके अलावा स्टीरिक हिंड्रांस भी यहाँ पे बहुत करती है। तो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 3। जैसे पहले ही पता चल गया था कि सबसे ज्यादा अमोनिया, उसके बाद आपका आएगा सेकंड वन, देन उसके बाद स्टीरिक हिंड्रांस आ जाएगी, जिसकी वजह से फोर्थ, एंड देन थर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 ऑप्शन 3 आपके पास क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या था, एक फिनोल थी, ठीक है। आपके पास क्या है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसके ऊपर क्या है, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट, और सबसे पहले रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, NaOH की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयंस की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना था। तो अब आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपके पास किस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बन जाएगी, यहाँ पे वही ON पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सो आई कैन से इस तरीके से O नेगेटिव डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और इसी के साथ आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, नेक्स्ट क्या बोला गया था थर्ड स्टेप में, दैट इज यू हैव टू ऐड द HCl, ठीक है। तो आई कैन से कि यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा OH, और यहाँ पे लग जाएगा आपका COOH, जिसे आप किस नाम से जानते हैं अब आपको ये देखना है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑब्वियसली नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। सो आई कैन से कि यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके पास क्या है, सही आंसर है। और जो इससे पहले आपका बना है, इसको क्या नाम देंगे हम, सोडियम सैलिसिलेट, क्लियर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे ऑप्शन 4 आपके पास क्या था, सही आंसर था। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, एक बार जो है वो यहाँ से भी आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक बिहेवियर पे, डेफिनेटली श्योर है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ना हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ते हो वर्नर्स थ्योरी, देन यू विल गो फॉर द सिडविक मॉडल, देन नॉमेनक्लेचर, उसके बाद लीगेंड्स कौन कौन से रहते हैं, चिलेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, उसमें कौन से तरीके के आइसोमरिज्म है, देन आपकी स्टार्ट हो जाती है VBT, उसके बाद आपकी आ जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की किस तरीके से स्प्लिटिंग वहाँ पे रहती है, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड कलर, इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे देख लो कि लास्ट एग्जाम में अगर मैंने देखा जब एनालिसिस की, तो CFSC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं है एज सच। तो हो सकता है कि इस बार आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड स्प्लिटिंग के रिगार्डिंग जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो देखो EDTA की बात करूँ तो मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और जब पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चिलेट लिगेंड कहते हैं। चिलेशन क्या होती है, इस तरह के लिगेंड्स जो आपके पास जब मेटल के साथ वो कनेक्ट करते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके साथ वो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, दैट आर नॉन एज अ चिलेटिंग लिगेंड्स। तो हेयर आई कैन से सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से बाइडेंटेट की बात करूं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑक्सलेट्स, जैसे कि आपके पास क्रोमेट के आयंस हो जाते हैं। या ऑक्सलेट क्या होता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड आपने देखा है, तो C2O4 2 नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर बाइडेंटेट। अब ना यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो इसको देखना, निकल Cl4 है, CN4 है, और साथ में आपके पास क्या है, 2 नेगेटिव है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, अगर मैं निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं, 28 था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3D8 रहेगा, डन। लेकिन साथ में साइनाइड लगा हुआ है, मतलब पहले चीजें थी 1 2 3 4 5 6 7 8 में, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन इसके बाद जैसे ही साइनाइड आया, तो आपके पास क्या होगी यहाँ पे, पेयरिंग। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, पेयरिंग में। और उसके बाद यहाँ पे D का एक बॉक्स खाली बच जाएगा, फिर आपके पास S का आ जाएगा, फिर आपके पास P का आ जाएगा। और कितने साइनाइड चाहिए थे, हमें 4 साइनाइड चाहिए थे। तो आप खुद देखो, क्या यहाँ पे आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। यू नो दैट ना, कि जहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन स्पीशीज को आप क्या कहते हो, पैरामैग्नेटिक। और जहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या यू कैन से दैट कि जहाँ पे फुली फिल्ड चीजें रहती हैं, उसे आप क्या कहते हो, डायामैग्नेटिक कहते हो। तो यहाँ पे इस टाइम क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है, सब पेयरिंग में है। सो आई कैन से दैट कि योर ऑप्शन ए विल बी द ऑप्शन 3, दैट इज डायामैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और इसके केस में आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 1 आपके पास रहेगा सही आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।
नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, जहां पे ये पूछा गया था आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इन द फॉलोइंग। तो एज यू नो पॉलीमर बहुत ही छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है, अच्छा भी लगता है इसको पढ़ना। तो बायोडिग्रेडेबल जो बहुत जल्दी जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको चेक करना था। सबसे पहले था नायलॉन 66, तो नायलॉन तो वैसे ही सिंथेटिक है तो वो बायोडिग्रेडेड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो नहीं आया। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे आपने देखा है पाइप्स वगैरह बनती है, तो पाइप्स को हम बायोडिग्रेडेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। सो ये भी आपके पास नहीं रहेगा। उसके बाद है आपके पास पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन भी आपके पास क्या है, वैसे तो ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन इसके बाद है आपके पास PHVB की मैं बात करूं, जिसका नाम शायद आपको पता हो, दैट इज PHVB आपके पास किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलिट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया था बायोडिग्रेडेबल के बारे में, तो पॉलीथीन तो बायोडिग्रेड नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक तो वैसे ही नहीं होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4 PHVB। यहाँ से आप देख सकते हैं दीज आर द बायोडिग्रेडेबल रहते हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो है वो इनका यूज बहुत सारी चीजों में आप देख सकते हैं कि जो डेली लाइफ में भी हम करते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 19। तो एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूछी गई हैं, तो क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एल्काइल हैलाइड्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, सो दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। अब आप खुद सोचो कि क्या ये सॉल्यूबल इन वाटर रहेंगे। नेक्स्ट है कि जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास जो है एल्कीन्स की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। हमारे पास क्या थे, एल्काइल हैलाइड्स थे, ठीक है, इस तरीके से थे, जहाँ पे ये X है, ये अल्फा है, ये बीटा है। और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या हो रही है, हमारे पास रिएक्शन हो रही है। तो जब मैं इसको करूंगी तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आई कैन से दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन में भी राइट ऑप्शंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद AgNO2 गिव RONO, बिल्कुल भी नहीं। SN1 प्रोसीड विद इन्वर्जन, नहीं, ऐसा नहीं होता। SN1 में, SN2 में वो रहता है जहां पे 1 स्टेप रिएक्शन रहती है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको वहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट सॉरी, RX हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट एल्केन्स। अब अगर मैं बात करूं तो येस दिस इज द राइट वन, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रहता है उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। सो हेयर आई कैन से मेरे हिसाब से B और E ऑप्शन सही है। सो येस, ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। और क्वेश्चन क्या था कि व्हेन 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज रेज्ड बाय द 2 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन दैट Kb फॉर द सॉल्वेंट इज 1.85 किलोग्राम पर मोल। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पे आपके पास एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MB निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लो। तो KB आपको यहाँ पे दिया गया है, WB हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000। डन। इसी के साथ डेल्टा TB इंटू WA। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी श्योर रहता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो KB की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज योर 1.85, ठीक है। WB कितना दिया गया है आपको, मतलब कि सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना दिया गया है, दैट इज योर 1.5 इंटू 1000। और डेल्टा TB यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके पास 2 केल्विन बोला था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और WA की अगर मैं आपके पास बात करूँ तो कितना दिया गया था, डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये आपका हो जाएगा 30। क्लियर। और अब आपको करनी है कैलकुलेशन। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट द आंसर हेयर 46.25 ग्राम पर मोल के आसपास आपको आंसर देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। सो इस तरीके से दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा।
Clear? So this is all I want to say. Option 1 is what? That is your right answer. नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले है कि नोबल गैस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। तो यस, क्योंकि यहाँ पे आपको वीक वेंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलती हैं, जो कि आपको सिर्फ इनर्ट गैसेस के केस में ही देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए तो सही है। नेक्स्ट है ऑल नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6। तो यहां तक ही नहीं क्राइटेरिया रहता है, इसके बाद भी जाता है। सो ऑप्शन बी गलत है। XeF2 एंड XeF6 आर द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, और XeO3 की पिरामिडल ज्योमेट्री रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं, XeO3 को देखूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 × 8 हो जाएगा, क्योंकि आगे तो डाइवेलेंट है। तो 4, मतलब कि यहाँ पे इसको बनाने चाहिए थे 4 बॉन्ड, लेकिन इसके पास 3 ही है। तो मतलब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। तो मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। और अगर बात करूं ऑप्शन सी की, सो दिस इज ऑल्सो द राइट वन। सो आई कैन से हेयर A, C एंड D ऑप्शन आपके पास क्या है, बिल्कुल सही जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. Now, the next one, that is your question number 22. The entities which do not dissociate into simple ions, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो strong complexes हैं। And we know that कि जो आपके पास एक अच्छा खासा complex होता है, वो आपके पास ions में dissociate नहीं होते हैं। So just remember this point, complex does not dissociate into आइंस। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। तो देखो, दीज आर द डबल सॉल्ट, ये भी डबल सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है, ये भी डबल सॉल्ट है। तो बच्चे आपके पास ऑप्शन ए एंड सी। तो आई थिंक यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यस, ऑप्शन 1 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। इसमें से इथेनॉल किसके द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जाता है? सो डायरेक्ट था, दैट इज ऑप्शन 3 जो है, इसके द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, सो जस्ट यू राइट कि जैसे कि आपके पास मिथाइल प्रोपेनोएट है, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब आप रिडक्शन करते हैं, तो वहां से आपके पास जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल और इस तरीके से मिथेनॉल की फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलती है। क्लियर? सो यहाँ पे ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए इस क्वेश्चन को, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वांट ऑफ फैक्टर में। अगर मैं यूरिया की बात करूं, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि MgCl2 है। तो MgCl2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका वांट ऑफ कितना हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लो कि इस केस में कितना हो जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा, क्योंकि वही चार्ज है। AlCl3 की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज योर 3। आई थिंक कि यहाँ तक तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास NaCl की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये इट इज योर 1। Al2O3 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 5 आएगा, 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। और यूरिया के केस में हैविंग द फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1। सो इस तरीके से जब आप इनको अरेंज करोगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा, सबसे पहले किस में पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो E का आएगा सबसे कम, दैट इज 1। उसके बाद आएगा C का, दैट इज क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन है, और उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 2। देन आपका आएगा ऑप्शन बी, और लास्ट में आएगा आपका ऑप्शन डी। सो इस तरीके से आप वांट ऑफ फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिसोशिएट करते हैं आइंस में, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज योर, अच्छा एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। सो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हुई थी, हाँ यहाँ पे 1 + 1 जो है वो 2 आएगा आपके पास। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल से, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि डीनेचुरेशन है, तो आपको देखना है कि डीनेचुरेशन आपके पास क्या होती है, जहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें प्राइमरी वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाती है. सो आई कैन से डीनेचुरेशन इज व्हाट, दैट इज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. उसके बाद है आपके पास प्राइमरी, क्वेटरनरी और सेकेंडरी, और इसके बाद आई कैन से कि यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन 2 सही रहेगा. जैसे कि मैंने पहले ही कहा, डीनेचुरेशन में आपके पास ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, किसमें, प्रोटीन्स में. इसके बाद सी का आपके पास आ जाएगा, दैट इज द फोर्थ वन, और डी का आपके पास आ जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा. क्लियर. इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 26, जहां पे आपको ये बोला गया है कि एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, एंड आफ्टर द रिएक्शन यू हैव टू फाइंड आउट कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म होंगे. अभी ना मैं सबसे पहले उल्टा चलती हूँ. देखो ये H2SO4 है, मतलब कि यहाँ पे SO3 आपका सब्सटीट्यूट होगा. सो आई कैन से कि डी का आपके पास क्या रहेगा, 1 ऑप्शन रहेगा. तो यस, 1 2 3 में से हो सकता है कोई भी. क्लियर. इसके बाद बाकी के चेक कर लो. अब जैसे मैं फर्स्ट की बात करूं, NH2 है, Br2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 4 6 बनता है, तो ये बन जाएगा, ए का आपके पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन. तो मतलब कि यहाँ पे कैंसिल हो गया सेकंड ऑप्शन भी. ठीक है. उसके बाद था N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और साथ में फर्दर रिएक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है. सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 3, जहां पे आपके पास जो है बी का क्या आ जाएगा, बी का आपके पास रहेगा, एक सेकेंड, ऑप्शन बी का आपके पास आएगा थर्ड वन. यस एग्जैक्टली. और इसके बाद आपके पास जो सी ऑप्शन था इसका आपके पास आ जाएगा फोर्थ वन. सो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को यहाँ पे कर सकते हो. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीज आयंस ऑन रिएक्शन विद पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन टू फॉर्म. तो ये रिएक्शन जो है वो आपको करके देखनी पड़ेगी, जहां पे क्या बोला है कि आपके पास जो है वो Mn2 पॉजिटिव है, पर ऑक्सी डाइसल्फेट का मतलब क्या है, H2AO8 2 नेगेटिव जो है वो आपके पास प्रेजेंट है. इसके साथ ये रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, वाटर की प्रेजेंस में हो रही है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. तो SO4 2 नेगेटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, साथ में MnO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन 4 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर देखने को मिलेगा. क्लियर. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन हियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28, जहां पे ये पूछा गया था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो किस तरीके से फॉर्म होती है. सो ऑलवेज यू आपने देखा होगा कि अल्फा डी ग्लूकोज रहता है और बीटा डी फ्रक्टोज रहता है, और उसके बीच में आपको ऑक्सीजन के थ्रू कौन कौन से कार्बन रहते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे. तो उनके थ्रू जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है, बट वो कैसे देखने को मिलती है, क्या वहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है या एलिमिनेट किया जाता है. तो देखो अमोनिया का यहाँ पे कोई काम नहीं है, या तो आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाएगा या एलिमिनेट. तो ये है यहाँ पे ऑप्शन 1, दैट बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ से इस तरीके से देखने को मिलता है. क्लियर. इसी के साथ है नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 29, कि आपके पास 99% एक टी रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द 90% ऑफ द टी फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं. सो ये रिएक्शन ना डायरेक्ट डबल होती है. सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट वन. जहां पे आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो कि सबसे पहले किसके लिए बोला गया था, 90% के लिए. तो क्या होता है हमारे पास, इनिशियल ओवर फाइनल 10A/100 हो जाएगा, A0/10. उसके बाद इसको मेन इक्वेशन में पुट करोगे तो ln 10/k, और इसी तरीके से 99 के लिए निकालोगे, एंड आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल फाउंड कि ये क्या हो जाती है, डबल हो जाती है. इसी के साथ है आपका क्वेश्चन नंबर 30, दैट मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. तो यहाँ पे आपको चीजों को क्या करना है, मैच करना है. आपके पास सबसे पहले क्या है, मोलरिटी है.
मोलरिटी आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो आई कैन से कि यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आपको देखने को मिलता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो 4 रहती हैं, दैट इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन 2, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, रॉल्स लॉ, क्योंकि वो वहां से डेविएट कर जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन 2 जो है वो आपके पास सही आंसर रहेगा। जब भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं पहले ट्राई किया करो कि मैच करना शुरू कर दो, क्लियर, उसके बाद ऑप्शंस देखा करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Okay, the decomposition of ammonia on platinum surface is a zero order reaction. How much time it will take for 1 into 10 raised to power minus 4 mole liter inverse of ammonia to reduce into half of its concentration? तो कितना जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो आपके पास क्या है, ए नॉट है, दैट इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स आपको दिया गया है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालने को क्या बोला था यहाँ पे, डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया एंड हाउ मच टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए हो जाएगा, और आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे किससे, दैट इज योर कांस्टेंट के से आपके पास यहाँ पे डिवीजन रहेगा। तो ये हो गया, अब पुट कर दो वैल्यू, सो यू विल गेट ए नॉट क्या था आपके पास, दैट इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, नीचे भी क्या हो गया 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट व्हाट, दैट इज 1 सेकेंड के आसपास जो है वो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। सो आई कैन से what is the right answer of question number 31? So here the right answer is what, that is option 1 is the right. Clear? इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो देख लो। एक तो क्रोमियम ऑक्साइड दिया गया है, फिर आपके पास Cr2C3 दिया गया है, और देन यू हैव CrO3। क्लियर है, ये दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखूं, आई थिंक दिस इज योर Cr2O3 होना चाहिए था, यहाँ पे Cr2C3 क्यों है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि ये किस तरीके का रहेगा आपके पास। तो जैसे लास्ट था CrO3, अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करूं, इट विल बिकम्स इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू रहेगा +6। इसकी बात करूं, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। यहाँ पे ना आपका ऑक्सीजन आएगा +2x, ठीक है, माइनस आएगा 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है। तो देखो क्या होता है, हमारे पास आ रही है +2, फिर हमारे पास आ रही है +4, फिर हमारे पास आ रही है +6। एंड वी नो दैट कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होती है उसमें एसिडिक करेक्टर आपको उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सो उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो CrO3 है ना आपका, वो आपके पास क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर रहेगा। और क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो क्या रहेगा, जहाँ पे सबसे कम होती है वो आपके पास कैसा रहता है, बेसिक इन नेचर रहता है। और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो इसके बेसिस के ऊपर जो आपके पास सही ऑप्शन आएगा, दैट इज योर ऑप्शन 3, दैट इज बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। Clear? So I can say here the right answer is what, option 3 is the right one. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। So this is your question number 33, which of the following is not a property of alpha sulfur? अब बात करी जा रही है अल्फा सल्फर की। ठीक है, इसे जो है हम किस नाम से और जानते हैं, रोम्बिक सल्फर की फॉर्म में भी हम इसको जानते हैं। और ये क्या करता है, हमेशा एसिड फॉर्म में आपको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। पक्कड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा गया है। फर्स्ट है रेडिली सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, अभी इसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क रखते हैं। नेक्स्ट है दिस एलोट्रॉप इज येलो इन कलर, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो मतलब कि यहाँ पे मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे नोट पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या रहेगा, सही रहेगा। सो दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज द राइट वन। अब देखो, इस तरीके के येलो क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको अल्फा सल्फर के केस में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक और बात करूँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि S8 में आपको अल्फा सल्फर हमेशा देखने को मिलेगा, जिसे आप पक्कड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या फिर इसे क्राउन स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। और मोस्टली रोम्बिक सल्फर, जो कि आपका किस में प्रेजेंट रहता है, ऑक्टाहेड्रल में। तो आई थिंक अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मोनोक्लिनिक यहाँ पे क्यों गलत हुआ, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल यहाँ पे नहीं रहता, ऑक्टाहेड्रल रहता है। और अगर आपको इसको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए 369 केल्विन से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिवर्सिबल नेचर भी देखने को मिलता है। और अगर मोनोक्लिनिक फॉर्म हो भी रहा है, तो वहां पे कैसा स्ट्रक्चर रहता है, निडल शेप क्रिस्टल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। This is your question number 34 and this question is from the biomolecule. Question क्या है, the following pentose sugar is obtained by complete hydrolysis of DNA along with phosphoric acid and nitrogenase। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी पेंटोज शुगर की फॉर्मेशन होगी जब आप डीएनए की क्या कर रहे हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 के साथ, और साथ में एक आपके पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है। तो उस केसेस में हम आई कैन से ऑप्शन 2 इज द राइट वन। अब ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है वो देख लो, कि आपके पास जो है, जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारे पास डीएनए रहता है उसमें बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज रहते हैं और आरएनए में बीटा राइबोज रहता है। तो जैसे आप डीएनए की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ पे मतलब एक तो आपके पास वाटर भी प्रेजेंट होगा, देन H3PO4 भी प्रेजेंट होगा, साथ में कोई नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होगा, तो उसके बाद जो है आपको इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलेगी। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात करूंगी। तो अगेन आई कैन से कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर सॉलिड स्टेट, सॉलिड केमिस्ट्री से आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लक्चर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ। कोई भी मेटल है वो चमक रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आ रही है, और वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो हमें पता है कि कोई भी चीज कब चमकती है, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टिव इन नेचर भी आपको देखने को मिलता है। डन। अगर मैं बोलूं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है कि मान लो आपके पास एक ये डाइपोल है, एक आपके पास ये डाइपोल है, दिस इज योर प्लस माइनस, दिस इज योर प्लस माइनस। तो इनके बीच की जो अट्रैक्शन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती हैं। लंदन फोर्सेस जो हैं वो भी आपकी जो है वो डाइपोल के बीच में ही इंटरेक्शन रहती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा दैट इज व्हाट, कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी वजह से आपको एक मेटल जो है वो चमकता हुआ फील होता है, साथ में वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज भी आपकी प्रेजेंट रहती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 3 आपके पास जो है वो सही आंसर देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसे कहा जा सकता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Kt divided by 2.303 is log R0 minus log RT. The straight line graph is obtained by plotting. तो straight line graph मिलता है आपको इस केस में। तो वो पूछ रहा है कि किस किस के बीच में ग्राफ मिलेगा। देखो हमें ना इक्वेशन पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से होता है Kt upon 2.303 which is equals to log of R0 minus log of RT, मतलब कि log of R0 by log RT आपके पास यहाँ पे बन जाता है। ठीक है,
तो किस किस के बीच में होगा? सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 2 आपके पास सही है कि दैट इज टाइम वर्सेस log RT. सो इस तरीके से यू कैन से कि आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है जहां पे आपकी स्लोप जो है वो -2.303 के बराबर आपको देखने को मिलती है. तो आई कैन ऑलवेज से कि जो केमिकल काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन है, एक तो यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन पक्का रहता है, एक आपका हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चंस रहते हैं, कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं. क्लियर? सो ऑप्शन 2 क्या रहेगा यहाँ पे? सही आंसर रहेगा. नेक्स्ट है आपके पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 37. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लियर? ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है. SN1 के बारे में पूछा जा रहा है जहां पे 2 स्टेप्स रिएक्शन आपको देखने को मिलती है. तो हम इसको किस बेसिस के ऊपर चेक कर सकते हैं कि एक तो रेजोनेंस कहाँ पे बहुत अच्छी फॉर्म हो रही है, सेकंड लीविंग ग्रुप कहाँ पे ज्यादा अच्छा है. तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन जो है वो आपका एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप रहता है. क्लियर? सो उसके बेसिस के ऊपर आई कैन से दैट कि ये हेयर जो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी वो आपके पास किसकी रहेगी? फोर्थ की, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की. सो इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म होंगे एंड दैट इज वाई SN1 की तरफ आपकी रिएक्टिविटी भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी. क्लियर? सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 1 आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 38 कि आपको रिएक्शन करनी है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल के साथ और साथ में किसके साथ करनी है? HBr के साथ करनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है. तो मान लो दिस इज योर CH3CH, यहाँ पे आ गया CH3, देन CH एंड CH3 और यहाँ पे क्या है? OH प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंट में हो रही है? HBr की प्रेजेंस में आपके पास रिएक्शन हो रही है. तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी? यू जस्ट हैव टू चेक दिस पॉइंट. तो HBr था, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो जाएगा बाहर. सो हेयर यू गेट CH3, CH के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ब्रोमीन, इधर आपके पास रहेगा CH3, यहाँ पे CH2 और CH3 की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. सो क्या लगता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सिर्फ यही तो चेक करना है. ठीक है, तो क्या करते हैं, अब देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम फाइंड आउट करते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं. सो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या आएगा? दैट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. 1 2 3 4. तो सेकंड पे क्या है? मिथाइल है. सेकंड पे क्या है? ब्रोमीन लगा हुआ है, जिस वजह से नाम बन जाएगा अल्फाबेटिकली B पहले आ रहा है. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या रहेगा यहाँ पे? सही आंसर आपको देखने को मिलेगा. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है. नेक्स्ट देख लो एक बार, द शेप ऑफ XeF6 मॉलिक्यूल. तो देखो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? VSEPR मॉडल के थ्रू जो है वो हम इसको कर, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलत लिखा गया. तो आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी रहती है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं. दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हमारे पास क्या था? ज़ीनन हेक्साफ्लूराइड था. तो कैसे करेंगे? 1/2. इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज़ीनन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? दैट इज 8. प्लस हो जाएगा कि कितने मोनोवेलेंट आयंस हैं? तो 6 हो जाएगा. डिवाइड करोगे यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7. इसका मतलब क्या था कि ज़ीनन को जो है वो 7 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन इसके पास कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है? 6 ही प्रेजेंट है. तो आई कैन से कि इस तरीके से अगर ज़ीनन है 1 2 3 4 5 6 तो 6 फ्लोरीन तो लग गए. एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा? लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अपना नहीं था तो लोन पेयर में आ गया. तो देखो जब आपके पास इस तरीके से रहता है, मतलब कि मान लो x है y 6 है, तो उस टाइम आपकी जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है वो किस तरीके की रहती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है. और जब भी आपके पास कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री रहती है और उसमें कोई क्या हो जाए? डिस्टॉर्शन हो जाए, प्रॉपर बॉन्ड्स ना मिले, लोन पेयर की फॉर्मेशन हो जाए, तो आई कैन से कि उस ज्योमेट्री को हम क्या करेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानेंगे. सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 3 आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा. अगेन आई सेड कि केमिकल बॉन्डिंग से ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा. क्लियर?
सो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला भी आपके पास रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिए गए हैं, तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट चलेंगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40. द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि आपको वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है. एंड वी नो दैट टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरीके का आपको वहां पे ऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हेयर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 4 आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर देखने को मिलेगा. क्लियर है ये बात? चलिए अब देखो यहाँ पे क्या था. दिस इज योर टर्शरी कार्बोकेटाइन. ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आपके पास क्या थे? एल्कोहल्स थे, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ OH आपके पास कार्बोकेटाइंस की फॉर्मेशन हुई, तो दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है. देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट है 41. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है. ठीक है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे देखना है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे. तो जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? NH2OH प्रेजेंट है ना, और अगर आप यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दोगे तो आपके पास आई थिंक ऑप्शन 3 की फॉर्मेशन होगी, और ए का थर्ड, मतलब थर्ड या फोर्थ में से एक है, नहीं सेकंड फॉर्म होगा यहाँ पे. ओके, ऑक्साइम्स की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी. सो देख लो यहाँ पे ए के केस में होगा ऑक्साइम फॉर्म, बी के केस में जो आप ये देख रहे हो NH2 है तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे आपके हाइड्रोजोन्स, और सी के केस में क्या होगा? नंबर 4 दैट इज फिनाइल हाइड्रोजोन. और ओके, जहाँ पे सॉरी ये मेरे से ही पहले गड़बड़ हुई, क्योंकि जहाँ पे जिंक मरकरी एमलगम होता है वहां पे आपके पास हमेशा रिडक्शन देखने को मिलती है, और अगर रिडक्शन देखने को मिल रही है तो यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म होते हैं? एल्केन्स की फॉर्मेशन जो है वो हमेशा रहती है. सो यस, डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा. सो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन 2 आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल गिव द एल्डोल कंडेंसेशन. तो देखो एल्डोल में ना अल्फा बीटा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपको ये पहचानना है कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन कौन सबसे अच्छा देता है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो आई कैन नो कि साइक्लोहेक्सेनॉन आपके पास क्या देता है? बेस्ट एल्डोल कंडेंसेशन की फॉर्मेशन करता है. सो यस, हियर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर देखने को मिलेगा. डोंट वरी, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वहां पे हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया जाएगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43. अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजों को कलेक्ट करना है. क्लियर है? तो जैसे एल्डिहाइड है, फिर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, फिर उसके बाद आपके पास एसीटोन आ गया, देन आपके पास फॉर्माल्डिहाइड आ गया. तो यहाँ पे आई कैन से कि अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो वो हमेशा बैक अटैक करेगा. बैक अटैक करेगा कब करेगा? स्टीरिक हिंड्रेंस वहां पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो वहां पे वो अच्छा करेगा. सो आई कैन से कि डी में तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी. अब देख लो कि कम कहाँ पे होगा. सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 1 कि यहाँ पे तो सबसे ज्यादा होगी HCHO में, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए. अब यहाँ पे देखो क्यों कम हुई? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 थे, यहाँ पे कार्बन 1 था, तो उस वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी रहेगा, और यहाँ पे ऑप्शन 1 आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा. तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो. द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड वो डिक्रीज करती है किसके साथ? विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन, और इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन. मतलब ये भी आपकी एक एक्सप्लेनेशन रह सकती है, बट जिस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम वहां पे उन चीजों को अप्लाई करके आसानी से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 1 आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है आपके पास दैट इज द
बहुत ही फेमस टेस्ट हैं ये। यहाँ से आपने देखा होगा कि प्लस 2 क्लास में आपका वाइवा हुआ है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते थे। दैट इज़ योर फेलिंग टेस्ट एंड द टॉलिंस टेस्ट। तो टॉलिंग टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे 2 रहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी आपको देखने को मिलता है, रॉचल सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा देखो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे क्या होता है, आपको रिडक्शन देखने को मिलती है, मतलब ये क्या रहते हैं, आपके डिस्टिंक्शन टेस्ट रहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। तो आपने देखा होगा कि एल्डिहाइड्स के केस में बहुत अच्छे सिल्वर मिरर टेस्ट की फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलती है। बस वही चीज़ें आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ कि आपके पास एक एल्डिहाइड है, फिर आपके पास एक और एल्डिहाइड है, ठीक है, एक आपके पास एसिटाल्डिहाइड हो गया, एक आपके पास प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया। तो वो कह रहा है कि एल्डिहाइड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टॉलेंस टेस्ट से। उसके बाद एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एसीटोन है, क्या हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फेलिंग टेस्ट से। नेक्स्ट, अब आपके पास एक एल्डिहाइड आ गया और एक आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड आ गया है, दैट इज बेंजा एल्डिहाइड। तो क्या इसके ऊपर फेलिंग टेस्ट को अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है formaldehyde, acetaldehyde can be distinguished by the sodium hydrogen carbonate test, and then है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दैट इज और फॉर्मिक एंड द इथेनॉइक, और हम इनको इसके द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन 2 सही है, दैट इज सिर्फ बी और सी ऑप्शंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मैं कह सकती हूँ कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो फेलिंग टेस्ट हो जाते हैं, और एरोमेटिक भी प्रेजेंट है तब भी वहाँ पे फेलिंग टेस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टॉलेंस टेस्ट आपका जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो बी सी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। सो अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, देखो ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास क्या है, टॉलेंस टेस्ट है, तो टॉलेंस टेस्ट के केस में आपके पास क्या होता है कि पॉजिटिव टेस्ट जो है वो सिल्वर मिरर की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। फेलिंग सॉल्यूशन में जो आपके पास पॉजिटिव टेस्ट आता है वो रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स की वजह से आता है, और एक आपके पास बेंटिक टेस्ट रहता है, वहां पे भी आपके पास रेड कलर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो इस तरीके से टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इनकी कंपोजिशन से रिलेटेड कर, इनकी डिस्टिंक्शन टेस्ट को लेकर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। Now, the next one, that is your question number 45, and the question is this: predict the correct product। आपको यहाँ पे एक अच्छे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो करके बतानी है। So anyone predict the correct प्रोडक्ट ए। तो ये है आपके पास रिएक्शन, ठीक है, दिस इज योर रिएक्शन, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ से क्या चीज़ आपकी बाहर जाएगी। तो हम अगर यहाँ से देखते हैं कि H2O को अगर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो CH और N के साथ आपका बॉन्ड बनेगा, राइट। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, NH2 आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 2 जो है वो आपके पास क्या रहेगा, सही रहेगा। देखो यहाँ तक तो CH आ गया, यहाँ से आपने वाटर को उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है, तो डबल बॉन्ड NNH2 C डबल बॉन्ड NH2 की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो दैट इज वाई ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ से क्या रहा, सही आंसर रहा। क्लियर। चलो नेक्स्ट है। अच्छा एक बार यहाँ से देख लो, देखो मैंने कहा था ना कि ऐसे ही होगा, इसको बस रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा गया, H को यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, तो वाटर आपका बाहर गया। अगर वाटर यहाँ से बाहर गया है, मतलब OH अगर आपका यहाँ से गया है, तो यहाँ से आपके पास बना इस टाइप का, और इसके बाद डायरेक्ट जो है वो आपको इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। मैंने बीच वाला स्टेप स्किप कर दिया था, मैंने डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन आपको बता दी थी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, दैट एड्सॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस बिकॉज। देखो हम ना एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और वहां पे ना हम ये पढ़ते हैं कि जब डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव रहती है तो दैट मीन्स कि वो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, जिसे आप क्या कहते हो कि वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी। तो अगर आप देखो कि डेल्टा G अगर आपके पास नेगेटिव है तो डेल्टा H भी आपके पास किस तरीके का रहेगा, तो डेल्टा H जो है वो वहाँ पे आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। और जो आपके पास यहाँ पे T डेल्टा S था, या मैं यूं कहूँ कि जब भी आप एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं
तो एड्सॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि आप अपने हाथ पे मेहंदी लगा रहे हो तो वो अंदर नहीं जा रही है, वो क्या है हाथ के सरफेस के ऊपर रह रही है, मतलब कि इंटरेक्शन हो रही है वहां पे स्किन की, किसके साथ, मेहंदी के साथ, तो वो क्या हो रही है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन हो रही है तो मतलब कि जो रेंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब डेल्टा एस तो यहाँ पे कम हो जाएगा और डेल्टा एच जो है वो ज्यादा रहेगा। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 3 आपके पास सही रहेगा, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, और वो ज्यादा रहेगा किससे, टी डेल्टा एस से, क्योंकि रेंडमनेस कम हो जाती है जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस के ऊपर चीजें रह रही हैं, मतलब कि जो उसके ऊपर चीज बैठी हुई है उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे बोर्ड के ऊपर लिखना, तो जो लिखा जा रहा है, जो इंक है वो बोर्ड के अंदर नहीं जा रही है, वो सरफेस के ऊपर है, सो दैट इज नॉन एज योर व्हाट, दैट इज एड्सॉर्प्शन। क्लियर, चलो इसके साथ आगे चलते हैं। So this is your question number 47. Which of the following is not the characteristic of chemical adsorption? तो सबसे पहले देखो, एड्सॉर्प्शन दो टाइप की होती है, फिजिकल एंड द केमिकल वन। केमिकल में वो कहते हैं कि इट इज इरिवर्सिबल, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक बार रिएक्शन होगी तो हो गई। हाईली स्पेसिफिक है, यस, बहुत कॉमन जगहों पे ही देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर रहता है, एग्जैक्टली। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टीमॉलिक्यूलर, नहीं, यहाँ पे आपको मोनोलेयर की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। सो जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नॉट इज द करेक्टरिस्टिक, सो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपके पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी यूजिंग सिलिका जेल, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एड्सॉर्प्शन। आपने बहुत बार देखा होगा, आप कोई भी वाटर बॉटल लेके आते हैं बाहर से, तो उसके अंदर ना एक छोटा सा पैकेट आपके पास पड़ा होता है, दैट इज नॉन एज द सिलिका जेल। तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद वहां पे लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपनी कंडीशन उसकी वैसी की वैसी रह रही है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस यूजिंग चारकोल, जो भी आपके पास क्या है, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं जब आप उनकी सेपरेशन करते हैं तो वहां पे चारकोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इन्वर्स कर रहे हो आप केन शुगर यूजिंग मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो नहीं भाई, ये आपके पास कोई भी एड्सॉर्प्शन नहीं है, ये तो प्रॉपर एक केमिकल रिएक्शन है जो कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। सो आई कैन से कि जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन नहीं है। क्लियर, सो ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 49 कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फ्यू गैसेस आपके पास दिए गए हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गैस ऑफ फिजियोप्शन ऑफ दीज गैसेस। तो देखो आपके पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, यू कैन से कि क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, कि एक ऐसा टेम्परेचर कि जब उसके ऊपर चले जाओगे तो कोई भी सब्सटेंस है आपके पास वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर दिए गए हैं तो आपको इनको अरेंज करना था। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन 2। यहाँ पे आपको इनके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज का पता होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम लिक्विफाई आप उसको कर सकते हो। Clear, so this is option 2 is the right one. Now the last question, for Freundlich isotherm graph of log x by m is plotted against log u, the slope of line and its y axis intercept respectively are। तो ग्राफ से आपको हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन रहती है दैट इज log x by m which is equals to log x प्लस 1 by n log p जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ असाइन किया जाएगा दिस इज योर 1 by n और log k के बीच में किया जाएगा। सो इस तरीके का ग्राफ जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। सो log x by m और log p जो है वो यहाँ पे रहता है, दैट इज यू कैन से log 1 by n एंड log k। क्लियर है, और इसी के साथ यहाँ पे जो स्लोप है वो 1 by n के आसपास आपको देखने को मिलती है, और इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, log ऑफ e k। सो हमेशा ग्राफ से ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो 50th का आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट वन। क्लियर, सो
This is all about the analysis of the PYQ that is in your 2023. तो हमने वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ पे देख लिए हैं. आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए हैं, लेवल आपको पता चल गया होगा. सो इसी तरीके से अब आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी CUET सिविल स्टैप पे, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाली है. फ्री बैच है, क्रैश कोर्स रहेगा आपका, और स्टार्ट हो रहा है आपका 15 अप्रैल 2024 से. सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लियर, और फिर अपनी क्लासेस टाइमली अटेंड करो. थैंक यू सो मच.